Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me Ishita and you are watching इग्नू पाठशाला। आज हम कवर करने वाले हैं इग्नू का कोर्स कोड BEVEA 181 अवर एनवायरमेंट। इसका जो पेपर होता है वो होता है MCQ। किस पे होता है? OMR पे होता है। ठीक है, OMR शीट को काफी ध्यान से भरना। ठीक है, ब्लैक पेन से भरना। जब आप बबल्स फिल करो तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंट रिफर्स टू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है और वो अफेक्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। थर्ड इज एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, एनवायरमेंट किस चीज से मिलकर बना है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स। ठीक है, अबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में कौन आ गए? ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गए? स्टोन, जो भी आसपास चीजें, जो वुड हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो कि नॉन लिविंग है, जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है बायोटिक कौन सा है और नॉन बायोटिक कौन सा है। तो बायोटिक कौन से हैं? जो अपना फूड बना सकते हैं, प्लांट्स अपना फूड फूड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कौन से है? जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, जो जीवित नहीं है। टेम्परेचर हो गया। ठीक है, एनिमल्स भी फूड बना सकते हैं, बैक्टीरिया भी अपना फूड बना सकते हैं, फंगाई भी अपना फूड खुद बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हम कहते हैं किसको? सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ को। ठीक है, ये अर्थ होगी हमारी, इसके बाहर की जो है ना लेयर, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट इज वाटर लेयर। वाटर लेयर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, अभी हम लेटर ऑन देखेंगे भी। एयर लेयर को हम ये कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोस्फेयर के ऊपर। हाइड्रोस्फेयर कहाँ पे होता है? वाटर बॉडी वाली को मैंने अभी बताया ना, जो वाटर लेयर है, जो पानी भी, जिस जहां पे भी पानी है, वो किस चीज के अंदर इंक्लूड होता है? हाइड्रोस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या इंक्लूड होता है? हमारा वातावरण, जो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इसके अंदर क्या आती है? अब एटमॉस्फेयर में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर रिफर्स टू रीजन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि वो रीजन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, उसको हम, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। अब ये सब चीजें जो है ना, सारी फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जहां पे कॉन्सेप्चुअल होगा मैं बता दूंगी, बट ये जो पूरा सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल आते हैं, तो ज्यादातर आपको जो है रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट है टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। अब देखो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एजी टेंसले ने जो है इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको कॉइन किया था। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है? अगेन लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, जिनको हमने अभी पढ़ा बायोटिक और अबायोटिक के नाम से प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर? ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। वाई? बिकॉज ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद हम इन्हीं इन्हीं से जो है, इन्हीं पे हम डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, है ना। जैसे कि जो भी हम खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? प्लांट से हमें मिल रही है, ट्रीज से हमें मिल रही है, फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, उनको कंज्यूमर कहते हैं। चाहे वो जानवर हो, जानवर भी खाते हैं ना पेड़ों से खाना वगैरह। काऊ हो गई, जैसे वो घास खाती है। ठीक है, हम लोग हो गए, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे होते हैं जो प्लांट्स की चीजें खाते हैं। जैसे बहुत सारे कीड़े होते हैं ना जो पत्ते खाते हैं। हाँ, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि प्लांट्स पे, तो उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। बैक्टीरिया और फंजाई क्या है? डिकम्पोजर। वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं चीजों को। जैसे आपने देखा ब्रेड को अगर काफी दिन बाहर छोड़ दो। नेक्स्ट है, देखो फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करती है? फूड चेन रिप्रेजेंट करती है एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, ऐसे पेड़ से एनर्जी ट्रांसफर होती है जानवरों में, ठीक है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, इंसानों में।
अब हो सकता है जिस जानवर ने, मान लो कि रैबिट की एग्जांपल लेते हैं, कि रैबिट ने क्या खाई, ग्रास खाई। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, एक सेकेंड। कि एक आर फॉर रैबिट है जिसने घास खाई। ठीक है, अब घास भी क्या, एक प्लांट है छोटा सा। अब रैबिट से एनर्जी ट्रांसफर हुई किसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल रैबिट को खा लिया किसने, एक ईगल ने खा लिया। ठीक है, ईगल ने खा लिया, ईगल ने खा लिया, ईगल को खा लिया फिर लायन ने। ठीक है, लायन ने खा लिया। जब लायन मर गया तो जो बचा कुचा मांस होता है उसको कौन खा लेते हैं, जो आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब खा लेते हैं ना। तो एट द एंड जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, केचुए लेते हैं, उन्होंने खा लिया। तो कैसे रैबिट से एनर्जी ट्रांसफर हुई, है ना। फिर हमने देखा ईगल से ट्रांसफर हुई लायन में, लायन के बाद जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनमें ट्रांसफर हुई। तो ये क्या, एक फूड चेन है प्रॉपर। ठीक है, कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसीलिए फूड चेन को हम क्या कहते हैं, कि एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में, कि एक से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पर, तो वो है सन। ठीक है, मून नहीं है, ठीक है, वाटर नहीं है, सन है, सन। नेक्स्ट इज विच वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नाम से हम जानेंगे रिन्यू हो सकते हैं जो चीजें है ना, जैसे इंश्योरेंस है वो रिन्यू हो सकता है ना। तो ऐसे ही जो चीजें हम रिन्यू कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई। ठीक है, सोलर एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं। सोलर पैनल्स लगते हैं ना, उन सोलर पैनल्स में सन की हेल्प से क्या की जाती है, एनर्जी स्टोर की जाती है। ठीक है, फिर वो काम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा दिन हो गया जिस टाइम पे सन नहीं है। ठीक है, सन नहीं है इन द सेंस ज्यादा धूप नहीं है, बहुत कम धूप है, ठंडी का टाइम चल रहा है, सन बादलों में छुपा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होगा सोलर एनर्जी का, तो उस टाइम पे उस टाइम के लिए क्राइसिस हो जाएगा। बट जब दोबारा से सन जो है एनवायरमेंट में दिखेगा, ठीक है, यानी कि जब रेज आएंगी सन की, ऐसा तो नहीं है ना तो हमेशा के लिए जो है सर्दी रहेगी। तो जब सन दोबारा दिखेगा तो वो जो सोलर एनर्जी है हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राइसिस होगी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस, रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, फॉरेस्ट भी ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, कि अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उनकी जगह नए पेड़ लगाएंगे तो फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पेड़ों को हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, बट अगर हम पेड़ काट काट के छोड़ देंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे तो फॉरेस्ट तबाह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, और पानी भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन लीड्स टू। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जब हम पेड़ों को बहुत अमाउंट में काट देते हैं तो जो हमारी जो मिट्टी है, पेड़ क्या करते हैं ना, जो पेड़ की रूट्स रहती हैं, ऐसे समझो, ये जो नीचे का जो जमीन में जो पेड़ की रूट्स रहती है ना, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। ठीक है, और जब हम पेड़ों को कटवा देते हैं तो वो रूट्स भी जो साथ में निकल जाती हैं, और जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है। तो जब पानी आता है तो वो पानी के साथ जो है मिट्टी बह जाती है, उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अदर गैसेस भी है बट मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो ये निकलती है ना गैस, फ्रिज वगैरह से, एसी वगैरह से, इन गैस का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। इनको कहते हैं, उनको भी नाम याद नहीं आ रहा है, सही मैं बताऊंगी। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, हाँ, CFC याद आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं इनको। तो ये भी बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, वन मेजर थिंग ऑल्सो, कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है यूवी रेज के अंदर भी। ये जो ओजोन लेयर है वो जो डिप्लीट हो रही है, उनका कारण कहीं ना कहीं CFCs भी हैं। नेक्स्ट इज विच गैस कॉज एसिड रेन।
तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है, जो येलो रेन होती है ना, जहरीली बारिश, जो भी रिसेंटली भी हुई थी, तो उस वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ SO2। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, जानवरों में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हो, प्लांट्स के में अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो, ठीक है, कहीं पे घने जंगल हो, ठीक है, कहीं पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जो हमेशा हरे भरे रहते हो, तो ये वैरायटी को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा याद रखना क्लाइमेट, रॉक, इंडस्ट्रीज नहीं। द बैलेंस इन नेचुरल नेचर इज मेंटेन बाय इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उनको हम इस तरह से यूज करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनके लिए भी बचे रहे, ठीक है, डिप्लीट ना हो जाए, कंप्लीटली वैनिश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, कि फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ट्रू। फॉरेस्ट हेल्प इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। देखो, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो प्लांट है, एनिमल है, ये कब सर्वाइव कर पाएंगे? जब हमारे फॉरेस्ट रहेंगे, ठीक है, जब जंगल रहेंगे। अगर जंगल खत्म होते जाएंगे तो जो एनिमल्स है ये भी खत्म होते जाएंगे। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है मैचिंग। लिथोस्फेयर मैंने क्या बताया था? क्या बताया था लिथोस्फेयर? लैंड। सेकेंड इज हाइड्रोस्फेयर, क्या बताया था? वाटर। एटमोस्फेयर क्या बताया था? एयर। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 2, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस चीज से मिलके बना इकोसिस्टम? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से। इकोसिस्टम टर्म को किसने कॉइन किया? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, A.G. टैंसले ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल है, यानी कि जिसको इंसानों ने नहीं बनाया? तो वो क्या है? फॉरेस्ट। बाकी गार्डन भी इंसानों ने बनाए हैं, क्रॉप फील्ड को भी इंसान बनाते हैं, एक्वेरियम भी इंसानों ने बनाया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो कौन सा है? एक्वेरियम। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स हम किसको कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स में पहले बता चुकी है आपको। ठीक है। अब इसके अलग जो नेक्स्ट ऑप्शंस दिए हैं ना वो भी देख लेते हैं एक बार। हर्बीवोरस हम उनको कहते हैं जो खाली घास फूस खाते हो, ठीक है। कार्निवोरस हम उनको कहते हैं जो मीट खाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स आर कॉल और ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। जैसे कि हम लोग भी किस पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, फूड के लिए? प्लांट्स पे, ट्रीज पे। एनिमल भी किस पे डिपेंडेंट है? ट्रीज के लिए। अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं? सबसे पहले तो क्या? प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्गी। ग्रीन ग्रीन होती है ना वो एल्गी, वो। बस बाकी सब लोग जो है डिपेंडेंट है एल्गी। नेक्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर आर जनरली हर्बीवोरस। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब यानी कि जो पेड़ वगैरह को खाएंगे, वो पेड़, प्लांट, ग्रास, ये सब चीजों को खाएंगे, वो ज्यादातर क्या होता है? हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो काऊ का, रैबिट का, रैट का। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर आर मोस्टली कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई। द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया। एंड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। अब फूड वेब को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगी आपको, ठीक है। अभी आप बस याद रख लो कि नेटवर्क जो कि इंटरकनेक्टेड हो, फूड चेन्स, यानी कि इसमें एक फूड चेन की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी फूड चेन्स की बात हो रही है। प्रॉपर फोटो के साथ मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। ये भी मैं बता चुकी है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन वन वे। ठीक है। वन वे का मतलब क्या है? कि पहले क्या होगा? प्लांट होंगे, ठीक है, ट्रीज वगैरह होंगे, ट्रीज से एनर्जी ट्रांसफर होगी किसी एनिमल में, ठीक है, फिर उस एनिमल को हो सकता है दूसरा एनिमल खाए, तो जो एनर्जी है वो इधर की तरफ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, ठीक है। यानी कि
डायरेक्शन एक ही रहेगा। नेक्स्ट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो किसने प्रपोज किया था? लिनमैन ने। इकोलॉजिकल पैरामिड रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल पैरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम। देखो इस टाइप से पैरामिड होता है, वही मैं फोटो से दिखा दूंगी आपको, ऐसे, जहां पे हम डिवीजन करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स का डिफरेंट। वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊं। नेक्स्ट इज पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी कि नीचे से ऊपर ट्रांसफर होती है एनर्जी। जैसे मैंने फूड चेन में आपको बताया ना कि वन बाय वन ऐसे इधर की साइड एनर्जी ट्रांसफर होती है कि पहले प्लांट्स आए, फिर कोई जानवर ने खाया, फिर उस जानवर को किसी ने खाया, फिर ये एट द एंड जो डिकम्पोजर्स हैं उन्होंने डिकम्पोज कर दी वो बॉडी, है ना। pyramid of energy is always upright. Next is which ecosystem has highest biodiversity, यानी कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहां पे हमें वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं? तो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा तादाद में जो है जानवर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी देखने के लिए मिलता है। खाली जानवर ही की नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इन सब की भी यहाँ पे बात हो रही है। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, पानी से रिलेटेड जो भी होगा वो ज्यादातर हाइड्रो वर्ड के साथ आता है। ठीक है, ये भी तुक्का याद रखना। निट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट मेनली बाय बैक्टीरिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में CO2 है उसको कंज्यूम करते हैं जब वो अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। तो सॉइल क्या है? एक बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। बाकी एनिमल भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बैक्टीरिया भी जो है जिंदा होते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन। तो इकोसिस्टम कब स्टेबल रहेगा? जब ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में क्या रहेगा? एक बैलेंस रहेगा, बैलेंस क्रिएट रहेगा। असम्पशन रीजन देख लेते हैं। एनर्जी डिक्रीज एट ईच टॉपिक लेवल, ट्रू। सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग ट्रांसफर। अब इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमने प्लांट देखा पहले नंबर 1 पे कि पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ से रैबिट रैबिट मान लो रैबिट ने खा ली कैरेट, ठीक है, कैरेट खाई रैबिट ने। अब रैबिट को खा लिया फॉक्स ने, ठीक है, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया। अब फॉक्स को खा लिया लायन ने। तो ये क्या बन रही है? एक प्रॉपर फूड चेन बन रही है ना। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हर एक लेवल पे, मान लो जब कैरेट ने अपनी एनर्जी लगा के कैरेट वो रैबिट ने अपनी एनर्जी लगा के कैरेट खाया होगा, तो उसने कुछ जो हीट है वो लॉस कर दी होगी, ठीक है, क्योंकि उसको एनर्जी लगी होगी ना खाने में। अब ऐसे ही जब रैबिट को खाया होगा फॉक्स ने, तो उसने कुछ एनर्जी अपनी लॉस की होगी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। फिर ऐसे ही जब लायन ने खाया होगा फॉक्स को, तो उसने भी अपनी एनर्जी लॉस की होगी। तो हर एक लेवल पे हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी लॉस्ट होती है। प्रोड्यूसर्स हम किसको कहते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोरस हम किसको कहते हैं? सॉरी, प्रोड्यूसर्स हम लोग कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी यानी कि जो प्लांट पेड़ पौधे खाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया। ब्लॉक 1 की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 3। फटाफट यूनिट नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम किस चीज से डोमिनेटेड रहता है मेनली? तो क्या है? ट्रीज से डोमिनेटेड रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं हमें? इक्वेटोरियल रीजन्स में, ना जहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है ना जहाँ पे बिल्कुल एकदम गर्मी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन में, जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने में। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम किससे डोमिनेटेड होते हैं? ग्रास से। नाम ही बता रहा है कि क्या हमें देखने के लिए मिलेगा इनमें? ग्रास। नेक्स्ट, कौन सा एनिमल है जो ग्रासलैंड में फाउंड होता है मेनली? तो डियर। डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा कम रेनफॉल होती है। तो सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। कैक्टस कहाँ पे हमें मिलते हैं? डेजर्ट इकोसिस्टम में मिलते हैं। कौन सा एनिमल बेस्ट अडेप्टेड है टू डेजर्ट कंडीशन? ऑब्वियसली कैमल। एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, डेजर्ट, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज
नेक्स्ट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड पॉन्ड, क्योंकि जो ओशियन, सी और एस्चुरीज होती हैं यहाँ पे हमें सैलिन वाटर देखने के लिए मिलता है, मतलब जो खारा पानी होता है ना वो। मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, ओशियंस आते हैं। सैलिनिटी इज हाईएस्ट इन ओशियंस, ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है, ओशियंस के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन इन एक्वेटिक सिस्टम एक्ट एज प्रोड्यूसर, जो पानी में एक्वेटिक जो फूड चेन होती है ना वो स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन से। उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इन फाइटोप्लैंक्टन के बाद आते हैं जू प्लैंक्टन, इसके बाद आते हैं मान लो फिश हो गई, है ना, नॉर्मल फिश जो होती है। उसके बाद आती है लार्ज फिश जैसे कि वेल वगैरह होगी ये। नेक्स्ट इज द जोन ऑफ ओशियन रिसीविंग सनलाइट, यानी कि ऐसा जोन ओशियन का जहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही हो, तो वो कौन सा होता है, aquatic जोन। कोरल रीफ्स आर फाउंड इन मरीन इकोसिस्टम, कौन से इकोसिस्टम में मिलते हैं कोरल रीफ्स, मरीन इकोसिस्टम में। मैनग्रोव्स कहाँ पे मिलते हैं हमें, कोस्टल एरियाज में जहाँ पे पानी होता है। वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे सपोर्ट आवर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं वेटलैंड्स। नेक्स्ट इज कौन से इकोसिस्टम में सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि वहां पे चीजें सर्वाइव ही नहीं कर पाती, जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हीट होती है क्योंकि। टुंड्रा इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट शेड लीव्स ड्यूरिंग विंटर और ड्राई सीजन, तो जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स और ड्राई सीजन। कौन सा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे हमेशा बारिश जो है होती रहती है। नेक्स्ट इज एस्चुरीज आर फॉर्म्ड वर अ रिवर मीट सी, जैसे कि ये मान लो ये सी रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ऐसे। तो ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं एस्चुरी। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि जहाँ पे बारिश होगी, जहाँ पे ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट इज वेटलैंड आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। ट्रू, वेटलैंड सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ट्रू, दोनों ट्रू है, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। मैचिंग देखते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, कैक्टस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या देखने के लिए मिलता है, ट्री। मरीन इकोसिस्टम में ओशियन। सो यहाँ पे हमारा जो ये पूरी इंटायर वीडियो है ये एंड होती है। ब्लॉग 2 हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, जहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।